Hello students, welcome back. In the last lecture, we were discussing about effect of concentration on conductance. तो तीन तरह के कंडक्टेंस होते हैं, इनमें से दो हम डिस्कस कर चुके हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। इन दोनों पे क्या इफेक्ट होता है कंसंट्रेशन का। सबसे पहले हमने स्टडी किया था डाइल्यूशन का और इसके बाद में कंसंट्रेशन इंक्रीज का। तो जब हम डाइल्यूट करते हैं किसी सॉल्यूशन को तो उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाता है बिकॉज नंबर ऑफ आयंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। लेकिन जब हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ आयंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज और इसी वजह से स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंक्रीज। मोलर कंडक्टेंस के केस में क्या होगा? मोलर कंडक्टेंस के केस में डाइल्यूशन करने पर कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाता है। व्हाई इंक्रीजेस? बिकॉज द सेपरेशन बिटवीन आयंस इंक्रीज एंड देयरफॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ेगी तो कंडक्टेंस बढ़ेगा और इसी वजह से मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाता है डाइल्यूशन करने पर। अगर हम उल्टा करते हैं, सॉल्यूट ऐड करते हैं तो आयंस के बीच में स्पेस कम हो जाता है और इस वजह से अट्रैक्शन बढ़ जाता है और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगी और स्पीड कम होगी तो कंडक्टेंस भी कम हो जाएगा। तो ये दो इफेक्ट हम स्टडी कर चुके थे लास्ट क्लास के अंदर। आज हमें स्टडी करना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा डाइल्यूशन कराने का और कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है बच्चों? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ V centimeter cube of the solution containing 1 gram equivalent of the solute, then it is called equivalent conductance. For example, हमें 500 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर करनी है NaCl की, तो NaCl कितना लेना होगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेना होगा इस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए। तब इसका जो कंडक्टेंस आएगा दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। कैसे निकालेंगे? देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। NaCl का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। NaCl का मॉलिक्यूलर वेट होता है 58.5 और वैलेंसी कितनी होती है? 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड आयन। तो इक्विवेलेंट वेट आ गया 58.5, इसको पुट करेंगे यहाँ पर और ये हमें फिक्स कर रखा है 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो गिवन वेट अपॉन 58.5 क्या आ जाएगा? आपको 58.5 ग्राम NaCl लेना पड़ेगा ये सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। तो सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, कैसे करेंगे? एक बीकर लेंगे, इसके अंदर हम पहले 58.5 ग्राम सॉल्ट डाल देंगे और फिर इसके बाद इसमें धीरे धीरे वाटर ऐड करते रहेंगे, इस सॉल्ट को डिसॉल्व कर लेंगे और फिर तब तक पानी ऐड करेंगे जब तक 500 ml के मार्क तक पानी नहीं पहुंच जाता। तो ये जो सॉल्यूशन बन गई, दिस इज 500 ml सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaCl इन इट। अब इस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जो है वो आप निकाल लो एपरेटस का यूज करके। तो इस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जो भी आएगा दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन। सो कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन जो अभी हमने प्रिपेयर की थी
दिस इज कॉल्ड लैम्डा इक्विवेलेंट, इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब इसके ऊपर भी हमें क्या करना है, इफेक्ट स्टडी करना है कि डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा और कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का क्या इफेक्ट होगा। सबसे पहले हम डाइल्यूशन का इफेक्ट देखते हैं। तो देखो बच्चों, हमारे पास ये सॉल्यूशन है जो 500 ml सॉल्यूशन है और इसके अंदर कितना NaCl डिसॉल्व किया था हमने, 58.5 ग्राम। तो इस सॉल्यूशन के अंदर ये आयंस प्रेजेंट हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इस सॉल्यूशन के अंदर 100 ml वाटर ऐड कर देते हैं। डाइल्यूट करने का मतलब सॉल्वेंट ऐड करना। जब हम 100 ml वाटर ऐड कर देंगे तो इस सॉल्यूशन का लेवल जो है वो 600 ml पे आ जाएगा यहां पर। इसका ये मतलब हुआ कि अब आयंस को ज्यादा स्पेस मिल रहा है और ज्यादा स्पेस मिलेगा तो आयंस जो है वो ज्यादा सेपरेट हो जाएंगे, ज्यादा दूर चले जाएंगे। आयंस ज्यादा दूर जाएंगे तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था वो कम हो जाएगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो इससे क्या होगा, इन आयंस की स्पीड इस सॉल्यूशन के अंदर बढ़ जाएगी। आयंस की स्पीड बढ़ेगी मतलब कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो हम यहां पर ये देख सकते हैं कि जब हम वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं किसी सॉल्यूशन की तो हम आयंस के बीच में स्पेस बढ़ा रहे होते हैं और आयंस के बीच का स्पेस बढ़ता है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो स्पीड बढ़ेगी और कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो अब आप ये लिख सकते हो यहां पर कंडक्टेंस या फिर इसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज विद डाइल्यूशन। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। रीजन क्या होगा इसका, बिकॉज सेपरेशन बिटवीन आयंस इंक्रीज, और सेपरेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने से कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। Hence, force of attraction between ions decrease. Due to this, the speed of ion increase. Hence, कंडक्टेंस इंक्रीज। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज विद डाइल्यूशन। अब हम देखते हैं दूसरा इफेक्ट, अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या होगा। तो देखो बच्चों, यहां पर अभी जो हमने डायग्राम बनाया था वैसा ही डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास सॉल्यूशन है 500 ml, इसके अंदर आयंस जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। जो हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व किया था उसके आयंस प्रेजेंट होंगे। अब इसके अंदर हमने क्या किया, 10 ग्राम NaCl और ऐड कर दिया। सॉल्यूट ऐड करना पड़ेगा। 10 ग्राम NaCl ऐड करोगे तो इसके अंदर आयंस जो है वो बढ़ जाएंगे। आयंस बढ़ेंगे तो इनके बीच के स्पेस जो है वो कम हो जाएंगे और स्पेस कम होगा तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और अट्रैक्शन बढ़ेगा, स्पीड कम मतलब कंडक्टेंस कम। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। रीजन क्या आएगा इसका, एज more solute is dissolved, जैसे जैसे हम solute को बढ़ाएंगे the number of ions
in the solution increase, तो नंबर ऑफ आयन सॉल्यूशन में बढ़ जाएंगे। इसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज and hence conductance decrease। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ एडिंग सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो अब हम ओवरऑल ये लिख सकते हैं कि जैसे मोलर कंडक्टेंस वेरी होता है कंसंट्रेशन चेंज करने पर, बिल्कुल उसी तरीके से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी वैरी होगा कंसंट्रेशन चेंज करने पर। तो ओवरऑल स्पेसिफिक कंडक्टेंस के केस में हमने क्या देखा कि डाइल्यूशन अगर बढ़ाई जाए तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम हो जाता है, लेकिन अगर कंसंट्रेशन बढ़ाई जाए तो ये इंक्रीज हो जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। दूसरी तरफ मोलर कंडक्टेंस जो है अगर डाइल्यूशन बढ़ाई जाए तो ये इंक्रीज हो जाता है, लेकिन कंसंट्रेशन बढ़ाई जाए तो ये कम हो जाएगा। तीसरा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इस केस में डाइल्यूशन जब बढ़ाते हैं तो वही इफेक्ट दिखाई देता है जो मोलर में हुआ था। डाइल्यूशन पे इंक्रीज और कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर कंडक्टेंस डिक्रीज। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन कंडक्टेंस। अब देखो बच्चों, कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे मोलर कंडक्टेंस को स्टडी करने के। अभी जो हमने पढ़ा कि भाई मोलर कंडक्टेंस कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो कम हो जाता है, और कंसंट्रेशन कम करते हैं मतलब डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो वो बढ़ जाता है। इसी चीज को अलग अलग केमिकल्स के ऊपर स्टडी किया गया। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट and weak electrolyte। तो मोलर कंडक्टेंस को स्टडी किया जा रहा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इनका मोलर कंडक्टेंस कैसे चेंज होता है कंसंट्रेशन चेंज करने पर। तो पहले तो हम यही रिवाइज करते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसको बोला जाता है जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। जो इलेक्ट्रोलाइट आयंस में ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है जब उनकी एक्वस सॉल्यूशन बनाई जाती है, दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एग्जांपल HCl, H2SO4, NaOH, KOH। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं या फिर जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ये सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। दूसरी तरफ वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोला जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट आर दोज केमिकल सब्सटेंस which do not completely dissociate in their aqueous solution।
तो ये कह सकते हैं कि ये पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, बहुत कम अमाउंट में डिसोसिएट होते हैं। एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। एसिटिक एसिड किसका एग्जाम्पल है? एक वीक एसिड का। अमोनियम हाइड्रोक्साइड किसका एग्जाम्पल है? एक वीक बेस का। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी वीक एसिड और जितने भी वीक बेस हैं वो सभी एग्जाम्पल्स होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो बच्चों अब इनमें से एक एग्जाम्पल लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। एक बार हम इसको स्टडी करेंगे, फिर एक एग्जाम्पल लेंगे हम एसिटिक एसिड का, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। अगली बार हम इसको स्टडी करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है कंसंट्रेशन चेंज करने का। सबसे पहले लेते हैं हम HCl को। एग्जाम्पल लिया HCl और इसका हम मोलर कंडक्टेंस स्टडी कर रहे हैं। मोलर कंडक्टेंस वर्सेस कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन चेंज करेंगे और मोलर कंडक्टेंस जो है वो स्टडी करेंगे HCl का। तो देखो यहां पर क्या ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलती है। तो जब इसको स्टडी किया गया, इट वॉज ऑब्जर्व दैट व्हेन the solution of HCl is diluted, there is a small increase in the molar conductance, and when the concentration of solution is increased, then there is a slight decrease in molar conductance। तो हमने एक्सपेरिमेंटली इस चीज को वेरीफाई किया, डाटा कलेक्ट किया। कैसे डाटा कलेक्ट करते हैं? एक तरफ मोलर कंडक्टेंस जो है इसका कॉलम बनाया और एक तरफ कंसंट्रेशन का कॉलम बनाया। मोलर कंडक्टेंस नोट किया। पहली बार मोलर कंडक्टेंस कितना आया था जब कंसंट्रेशन x थी, फिर कंसंट्रेशन को हमने कम कर दिया, y कर दिया, तो मोलर कंडक्टेंस कितना आ रहा है। और फिर इसके बाद इस तरीके से डाटा कलेक्ट करने के बाद हमने एक ग्राफ बनाया इसके लिए। तो ये ग्राफ जो था वो किसके किसके बीच में बनाया गया? इसी डाटा का यूज करके ग्राफ बनाया गया, मोलर कंडक्टेंस वर्सेस कंसंट्रेशन। फ्रॉम द डाटा ऑब्टेन्ड अ ग्राफ was plotted between molar conductance, जिसको हम lambda m भी बोलते हैं, वर्सेस कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को लिया गया √c की फॉर्म में। तो हमें ये पता चला कि मोलर कंडक्टेंस कंसंट्रेशन के साथ जब प्लॉट किया जाता है तो जो वैल्यूज आ रही है ये वैल्यूज एक स्ट्रेट लाइन बनाती है इस तरीके से। तो इधर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, इधर मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हो यहां पर, ये मोलर कंडक्टेंस जो है इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं आ रहा जब हम कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं तब, बल्कि कम चेंज आ रहा है मोलर कंडक्टेंस में। तो इंक्रीज तो हुआ मोलर कंडक्टेंस, सॉल्यूशन पीछे की तरफ आ रहे हैं मतलब डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइल्यूशन हो रहा है, आगे की तरफ जा रहे हैं मतलब कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते जा रहे हैं कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है।
अगर इस लाइन को एक्स्ट्रापोलेट कर दिया जाए, मतलब इसको अगर हम एक्सटेंड कर दे आगे इस लाइन को, तो ये लाइन जाके इस एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाती है, जीरो। कंसंट्रेशन जीरो होने का मतलब क्या है कि हमारे पास ऑलमोस्ट सॉल्वेंट बचा हुआ है, सॉल्वेंट मैक्सिमम अमाउंट में है और सॉल्यूट जो है ये मिनिमम अमाउंट में है। ये मतलब हुआ इस पॉइंट पे आने का। तो जब आप इस सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारा पानी ऐड कर देते हो तो इस सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस आएगा वो मैक्सिमम कंडक्टेंस होगा, और इस मैक्सिमम कंडक्टेंस को हम बोलते हैं लैम्डा m0। तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं लैम्डा m0 इज द मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का मैक्सिमम कंडक्टेंस ये हो सकता है, इससे ज्यादा कंडक्टेंस इंक्रीज नहीं हो सकता। और अब क्या करेंगे, इस मोलर कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा mc से। c का मतलब किसी भी गिवन कंसंट्रेशन पे। सो दिस इज मोलर कंडक्टेंस एट अ गिवन कंसंट्रेशन। इसको बच्चों दो नाम से और जाना जाता है लैम्डा m0 को। एक इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लिमिटिंग का मतलब ये वो हाईएस्ट वैल्यू है जो आप अटेन कर सकते हो, तो ये लिमिटिंग वैल्यू हो गई, दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू दैट कैन बी अटेन। या फिर इसको हम ये कह सकते हैं दिस इज मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब हम इतना सॉल्वेंट डाल चुके हैं कि अब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट जो है वो बहुत कम अमाउंट में बचा हुआ है, तब उस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस लैम्डा m0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये ग्राफ हमें मिला HCl के केस में। ये ग्राफ ऐसा क्यों आ रहा है ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि भाई मोलर कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि आयंस के बीच में स्पेस बढ़ जाता है और इस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। अब इस ग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं तीन साइंटिस्ट। ये तीन साइंटिस्ट थे डिबाय, हकल, ऑनसागर। इन तीन साइंटिस्ट ने मिलकर एक इक्वेशन को प्रपोज किया। दे प्रपोज्ड एन इक्वेशन टू एक्सप्लेन this behavior of strong electrolyte। इन्होंने बोला कि आप ये स्ट्रेट लाइन जो आ रही है इसके लिए ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डिबाय-हक्कल-ऑनसागर इक्वेशन। इन तीनों साइंटिस्ट के नाम पे ये इक्वेशन जो है वो पढ़ी जाती है। इस इक्वेशन को बोला जाएगा डिबाय-हक्कल-ऑनसागर इक्वेशन। क्या है ये इक्वेशन? ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि अगर आप इसको y एक्सिस पे लेते हैं और √c को अगर आप x एक्सिस पे लेते हैं तो ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा और आपका स्लोप जो आएगा दैट विल बी नेगेटिव स्लोप। तो जब आप इस लाइन को प्लॉट करेंगे इस इक्वेशन का यूज करके तो आपको एक ऐसी लाइन दिखाई देगी जो नीचे की तरफ आ रही होगी। तो इसका स्लोप -b के बराबर, यहां √c, यहां लैम्डा mc, इसको बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस एट अ गिवन कंसंट्रेशन। और इस लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दिस विल बी लैम्डा m0 या लैम्डा m0। तो ये ग्राफ जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में बनेगा। इस इक्वेशन का यूज करके इस ग्राफ को एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इस इक्वेशन के अंदर आप लिख सकते हैं वेयर लैम्डा mc इज इक्वल टू
molar conductance at a given concentration lambda m नॉट जो है वो क्या है, दिस इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, या फिर ये वो हाईएस्ट वैल्यू है जो आप अटेन कर सकते हो मोलर कंडक्टेंस की इस HCl के केस में। B कांस्टेंट है, डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट पे, और C है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखो मैथमेटिकली इस इक्वेशन में ये हाईएस्ट वैल्यू आ सकती है अगर हम कंसंट्रेशन को जीरो कर दें, मतलब हम सॉल्यूशन को इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दें, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और ये जीरो हो गया तो आपका मैथमेटिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग -b/√c, ये पूरा टर्म जीरो, तो लैम्डा एम सी किसके बराबर आ गया, लैम्डा एम नॉट के, मतलब मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइटली डाइल्यूट करने पर ये चेंज हो जाता है। और मान लो तुम्हारी कंसंट्रेशन जो है वो तुम बढ़ा रहे हो, तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो इसमें से उतना ही ज्यादा बड़ा टर्म माइनस करना पड़ेगा, तो मोलर कंडक्टेंस उतना ही कम होता जाएगा। तो इस ग्राफ में जब आप कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करते हैं तो आपको ये पता चलता जाता है कि मोलर कंडक्टेंस कितना कम होता जाएगा सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर, और अगर कंसंट्रेशन कम करते हो तो कितना बढ़ेगा, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो बच्चों, कई बार जो है वो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टेंस ज्यादा चेंज क्यों नहीं शो करता, तो ये पॉइंट आप नोट कर लो। मोलर कंडक्टेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट increase to a small extent on dilution। कम इंक्रीज होता है या फिर कह सकते हो कम डिक्रीज होता है, तो ये ऐसे क्यों हो रहा है, कम इंक्रीज क्यों देखने को मिलता है, इसके पीछे रीजन है, हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को स्टडी कर रहे हैं। Strong electrolytes are almost completely dissociated in their aqueous solution and produce ions. On dilution there is a very small increase, डाइल्यूशन करने पर बहुत कम इंक्रीज होता है in number of ions in the solution। तो जब आयंस में ज्यादा चेंज नहीं आ रहा, इस वजह से इनके कंडक्टेंस में भी हमें ज्यादा चेंज दिखाई नहीं देता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं अपने सॉल्यूशन के अंदर। तो ये था रीजन इस स्मॉल वेरिएशन का। अब ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम ये इक्वेशन यूज करके और मोलर कंडक्टेंस जो है वो निकाल सकते हैं। अब कुछ लोग जो है वो स्टडी कर रहे थे वीक इलेक्ट्रोलाइट को, तो अब हम ले लेते हैं सेकंड केस। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, केस सेकंड, वीक इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों एक बात याद रखना, वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोला जाता है, जो इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली डिसोसिएट होता है, पार्शियली डिसोसिएट इन देयर सॉल्यूशन। तो यहां पर बहुत ज्यादा आयंस नहीं बनेंगे, तो आप ये कह सकते हो कि 50% डिसोसिएशन ही होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, या उससे भी कम होता है। तो इस वजह से आयंस कम रहते हैं इन सॉल्यूशंस के अंदर। तो यहां पर देखो क्या हुआ, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट
the molar conductance of weak electrolyte increases to a greater extent on dilution। तो मोलर कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा था, लेकिन यहां पर इंक्रीज बहुत ज्यादा आ रहा था डाइल्यूशन करने पर। ऐसे ही इसको भी एक्सपेरिमेंटली क्या किया हमने, वेरीफाई किया। तो एक कॉलम बनाया मोलर कंडक्टेंस का और इधर हमने रखा कंसंट्रेशन को चेंज करते रहे। एक बार x कंसंट्रेशन थी, इसमें पानी डाल दिया, कंसंट्रेशन कम हो गई, y हो गई, इसका कंडक्टेंस यहां नोट कर लिया, इसका कंडक्टेंस यहां नोट कर लिया। और इस टेबल का यूज करके हमने ठीक वैसा ही ग्राफ बनाया जैसा कि हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में किया था। तो ये ग्राफ था ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा graph was plotted between molar conductance and concentration। तो कंसंट्रेशन का मतलब है यहां पर √c। और जब ये ग्राफ प्लॉट किया गया तो हमें क्या पता चला कि अब हमें एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है, बल्कि अब हमें कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है, लैम्डा m वर्सेस √c। तो ग्राफ कुछ आ रहा था ऐसा। तो एक कर्व्ड लाइन मिलती है हमें, जो कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को कम करते जाते हैं, ये लाइन जो है वो पैरेलल हो गई y एक्सिस के। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है वो अब यहां पर हम रिकॉर्ड करते हैं। द ग्राफ ऑब्टेन्ड was a curved line which becomes parallel to the y-axis on dilution। तो क्योंकि अब एक स्ट्रेट लाइन नहीं आई, इस वजह से इन इलेक्ट्रोलाइट्स पे डिबाई-हर्कल-ऑनसागर इक्वेशन अप्लाई नहीं की जा सकती थी, बिकॉज द ग्राफ ऑब्टेन्ड was not a linear curve, hence Debye-Hurkal-Onsager equation cannot be applied on this graph। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमारे पास कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं थी जिससे हम इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर पाए। अब हमें क्या करना था, हमें ये रीजन जो था वो समझाना था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा बिहेवियर क्यों देखने को मिल रहा है। तो यहां पर रीजन ये दिया गया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट dissociate to a little extent in their solution। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ज्यादा डिसोसिएट नहीं होते अपने एक्वस सॉल्यूशन में। एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन इज स्मॉल। आयंस जो है वो कम बनते हैं सॉल्यूशन में, आयंस कम रहेंगे, इस वजह से कंडक्टेंस कम रहेगा, हेंस कंडक्टेंस इज लो। तो ये कंडक्टेंस कम था। अब हमने क्या किया, हमने जब इसके अंदर
पानी ऐड किया, सॉल्यूशन को हमने डाइल्यूट किया, तो डाइल्यूट करेंगे तो ग्राफ पीछे की तरफ आएगा, तो पीछे की तरफ आएगा तो कंडक्टेंस बढ़ रहा है। यहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, कंडक्टेंस की वैल्यू में इंक्रीज जो है वो यहां पर देखने को मिला। जैसे जैसे और पानी डालते जाएंगे कंडक्टेंस जो है वो और इंक्रीज होता जाएगा। तो ये पर सेकंड पॉइंट आ जाएगा, एज वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन, number of ions increase because the dissociation of electrolyte increase। तो जब आयंस दूर हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर, इसको इस डायग्राम से समझ लो आप, ये बीकर था, इसके अंदर हमने एसिटिक एसिड जो है इसको डिसॉल्व किया था, तो एसिटिक एसिड के आयंस जितने ज्यादा दूर होंगे उतने ही ज्यादा डिसोसिएट होंगे, लेकिन जितने ज्यादा पास होंगे उतने ही दोबारा से कंबाइन करके वापस एसिटिक एसिड में चले जाएंगे अनडिसोसिएटेड फॉर्म में। तो एसिटिक एसिड कितना टूटता है ये डिपेंड करता है इन आयंस के बीच में स्पेस कितना है। ये स्पेस बढ़ा दो आयंस ज्यादा बनेंगे, स्पेस कम कर दो आयंस कम हो जाएंगे, क्योंकि यही आयंस वापस कंबाइन करके फिर से अनडिसोसिएटेड फॉर्म में चले जाते हैं। तो इसी वजह से डाइल्यूशन जब हम कर रहे थे तो स्पेस बढ़ रहा था, और स्पेस बढ़ रहा था तो आयंस वापस से कंबाइन नहीं कर पा रहे थे। तो कंबाइन नहीं कर पाएंगे तो नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन विल इंक्रीज। तो यही देखने को मिला, एज वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज बिकॉज द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस, और ये इफेक्ट था ड्यू टू इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन आयंस। तो लिख सकते हैं हम यहां पर, ड्यू टू इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन आयंस। लेकिन एक यहां पर जो हमें ऑब्जर्वेशन मिलती है इस ग्राफ को देखने से, ये लाइन इस वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। इसका मतलब एज द dilution of weak electrolyte increase, the curve becomes parallel to y-axis। इसका रीजन क्या आएगा, इसका रीजन ये आएगा, weak electrolyte do not completely dissociate even on infinite dilution। इनकी नेचर ऐसी है, इनको जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट कह रहे हो तो इनकी नेचर ऐसी है कि जितना मर्जी इनको आप इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर लो, वीक नेचर की वजह से ये डिसोसिएट होना कम पसंद करते हैं। इस वजह से जितना तुम डाइल्यूट करते जाओगे उतने ही नंबर ऑफ आयंस जो है वो बढ़ते रहेंगे सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि आप किसी भी स्टेज पर ये नहीं कह सकते कि 100% वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो चुका है। इनकी नेचर ऐसी है कि हम ये नहीं मान सकते कि ये 100% डिसोसिएट हो सकते हैं किसी भी डायल्यूशन पर। इस वजह से ये ग्राफ जो है वो हमें पैरेलल होता हुआ दिखाई देता है। तो नेचर की वजह से ऐसा हुआ। वीक इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इवन ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, हेंस द ग्राफ बिकम्स पैरेलल। इसीलिए ग्राफ जो है वो पैरेलल हो गया वाई एक्सिस के साथ। अब अगर ये पैरेलल हो गया तो इसका मतलब हम ये वैल्यू जो है वो नहीं निकाल सकते वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो अब आप लिख लो यहां पर, इट मींस दैट वी कैन नॉट डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो लास्ट में, इट मींस दैट वी कैन नॉट डिटरमाइन
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एक्सपेरिमेंटली। तो आप लेमडा एम नॉट की वैल्यू नहीं बता सकते एक्सपेरिमेंट का यूज करके किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की, क्योंकि जितना मर्जी इसको आप डाइल्यूट कर लीजिए, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर वीक इलेक्ट्रोलाइट की अटेन नहीं हो सकती ड्यू टू देयर नेचर। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की किस तरीके से निकाली जाती है। इसके लिए एक लॉ दिया गया था, कोलरॉस लॉ, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं।